एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछो। छोटा चैप्टर था। कुछ भी डाउट रहेगा पूछो। वेटेज पार्थ, वेटेज इन द सेंस व्हाट? मार्क्स का वेटेज पूछ रहे हो बेटा? देखो इधर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमको बता पाएगा कि भाई ये चैप्टर आएगा कि नहीं आएगा। इनफैक्ट मैं जितने चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें से एक दो चैप्टर्स तो बिल्कुल नहीं आने वाले। वो कौन से चैप्टर्स होंगे मुझे नहीं पता ना, और कितने मार्क के लिए आएगा वो तो दूर की बात है। फिर आया तो यस 5 या 8 मार्क के लिए आएगा, और हाँ बैलेंस शीट के साथ रहा तो यस फुल फ्लैश सम हो जाएगा फिर 10 मार्क के लिए। मेन क्वेश्चन है वेटेज से पहला मेन क्वेश्चन है कि सर एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो कोई नहीं बता सकता। इसलिए तो बोलते कि हर एक चैप्टर करना कंपलसरी है। मैं टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछ रहा हूँ, टॉपिक पूरा डिस्कस किया मैंने, और मैंने मेरे हिसाब से मैंने एक इलस्ट्रेशन स्पेसिफिकली बोला था सॉल्व करने के लिए आई गेस। मुझे ऐसा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। इलस्ट्रेशन 10 दिया था शायद से। मैंने कुछ पूछा यार, इलस्ट्रेशन 10 मैंने होमवर्क दिया था क्या? यस। तो बाकी सब स्टूडेंट, मतलब सब स्टूडेंट्स को मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक इलस्ट्रेशन 10 में जो मेरे ABC थे, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, नीचे एंट्रीज दिए हुए नो डाउट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई डाउट इलस्ट्रेशन 10 में, कोई डाउट? ठीक है। आज मेरा लेक्चर है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीक में लेक्चर है, तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक उठा दे जो छोटे छोटे टॉपिक सब फटफट खत्म हो जाएंगे, थियरी काइंड ऑफ। कुछ लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ लोग के दिमाग में याद भी आ जाएगा। याद रखना ये जो फर्स्ट चैप्टर है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, इसको इग्नोर मत करना। अचानक में इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है? और आ गया और तुम लोग के दिमाग में नहीं बैठा रही ये कहाँ से है, कौन से चैप्टर से, तो समझ लेना ये फर्स्ट चैप्टर से ही रहेगा। खाली प्रैक्टिकल सम करके मतलब नहीं होते हैं, थियरी पे भी ज्यादा फोकस रखो। सॉरी। तो इसमें से चलो छोटे छोटे चैप्टर्स खत्म कर देते हैं। पहले आते हैं, किधर जाओ किधर जाओ, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बेसिक है जो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने ना फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग या फर्स्ट डे ऑफ अकाउंट लेक्चर तुमको यही पढ़ाया जाता कहीं पे भी। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस,
सर ये होते क्या है, कुछ नहीं, इट इज द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बेसिक मतलब कि तुम लोग को अगर समझो कोई ट्रांजेक्शन्स दिया है तो वो ट्रांजेक्शन्स आता कैसे है, कहाँ से आता है। तो सबसे पहले याद रखना, पहले एक इवेंट क्रिएट होता है, वो इवेंट से ट्रांजेक्शन रेज होता है, फिर वो ट्रांजेक्शन के बेस पे हम लोग को जर्नल एंट्रीज बनाना पड़ता है, और वो जर्नल एंट्रीज से हम लोग को बनाना पड़ता है लेजर, लेजर से हमको बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हमको करना पड़ता है बैलेंस शीट टैली। ये पूरा पूरा एक लॉट है। तो अकाउंटिंग सिचुएशन क्रिएट कैसे होता है, तो क्रिएट करने के लिए क्या, तो देखो एक ओवरव्यू है यहाँ पे। तो ये चार्ट को ही मैं सामने रखूंगा और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर ये एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है? बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या, दे आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी। मतलब जब हम लोग बिजनेस का बात करेंगे तो बिजनेस और बिजनेसमैन को हम लोग को अलग रखना है। लेट अस टेक एग्जांपल, मानव ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मानव ने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया, चलो A1 के नीचे उसने जलेबी फाफड़ा का बिजनेस स्टार्ट किया। उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाने का, प्रॉफिट वो कमाएगा। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि जब हम लोग बिजनेस के एंगल से बात करेंगे तो अपना फोकस प्योरली फाफड़ा और जलेबी पे होना चाहिए। मानव से अपने को कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दे आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी, दैट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसलिए हम लोग को देखो, कभी ड्राइंग्स अगर आता है तो हम कैपिटल में से लेस करते हैं। कैपिटल इज एन अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं, उसको हम लोग असेट नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट, जब हम लोग बात करेंगे मनी मेजरमेंट का, तो मनी को मेजर करना ऐसा नहीं होता है कि अरे ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ नहीं होता। मनी मेजरमेंट मतलब माल है तो ताल है वरना कंगाल है। कुछ लोग को शायद याद आ गया रहेगा 11th स्टैंडर्ड। माल है तो ताल है वरना कंगाल है, ये जो थियरी एकदम खतरनाक है। मतलब तुम्हारे पास बंगले है, गाड़ी है, और क्या है, बैंक बैलेंस है, बट तुम लोग को किसी का भी वैल्यू पता नहीं है कि कितना है, देन योर वैल्यू विल बी जीरो। मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ना, मेरे पास ना एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ मैं मेरे एंगल से। मेरे पास दो बंगले हैं, एक वसई में है, एक विरार में है। मेरे पास 3 कार है, BMW, मर्सिडीज और एक मारुति सुजुकी। फिर मेरे पास 4 बाइक है, एवेंजर है, निंजा है, बुलेट है, थंडरबर्ड, और एक पल्सर 220। बोला मेरा वैल्यू क्या? तो गलत बात है यार। उत्कर्षा भी जीरो बोल रही है। नॉट डिटरमेंट, सैवियर तो एकदम मतलब अलग ही लेवल पे है। ठीक है, नियति तू भी बोल दे, बोल दे, बोल दे नियति। ठीक है, मतलब वैल्यू सीधा जीरो हो गया। क्यों? इतना प्रॉपर्टी होने के बाद भी उसका मनी वैल्यू कितना हमको नहीं पता। अकाउंट बोलता है मनी वैल्यू में रिकॉर्ड करना है, तो मनी वैल्यू पता कितना है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, वरना हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए मैंने इसको बोला था कि मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है माल है तो ताल है वरना कंगाल है। मतलब मनी वैल्यू है तो रिकॉर्ड होगा, नहीं है तो नहीं होगा, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस और नॉट। चल दूसरा एग्जांपल लेते। हितेन का ना बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बैट का, क्रिकेट बैट का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, वैसे स्टेशन में बाजू में ही है। ऑलमोस्ट जितना बड़ा स्टेशन है ना उतना बड़ा फैक्ट्री है उसका। बोलो हितेन का फैक्ट्री बिजनेस से रिलेटेड है, वैल्यू क्या? ये मेरा तो फटाफट फटाफट आंसर दिया सब लोग ने। हितेन का बोला तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। हाँ शुभ आया, ओके, ठीक है। हितेन बोलना, अभी तू भी तो आंसर दे, हितेन खुद के लिए जीरो करके। हाँ चैप्टर।
गुजराती। हाँ, दिया दिया दिया। तो इन शॉर्ट मनी वैल्यू रहेगा तो रिकॉर्ड करेगा। अभी दूसरा एग्जाम, लास्ट एग्जाम्पल है तो मनी मेजरमेंट का। मेरे पास 2 करोड़ का फैक्ट्री है, 10 करोड़ का बिल्डिंग है, ठीक है, और 1 करोड़ का कार है। बोलो वैल्यू कितना? अरे बाप रे, यस यस यस। देखो ये 13 करोड़ इमेजिनेशन करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, चलो तो मनी मेजरमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। दैट इज पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, मतलब तुम्हारा जो हैप्पी वाला बर्थडे है वो साल में कितने बार आता होगा? डेफिनेटली एक ही बार आता होगा। कितने महीने के बाद आता है? 1 महीने के बाद? के भाभी का 12 महीने के बाद। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी वही बोलता है, मतलब ये पीरियोडिक कॉन्सेप्ट भी वही बोलता है कि जो तुम्हारा अकाउंटिंग है वो हमेशा 12 महीने का होना चाहिए। तो जब 12 महीने का बात करते हैं ना, तो देर आर एक्चुअली 3 ईयर्स। एक है कैलेंडर ईयर, एक है अकाउंटिंग ईयर, दूसरा होता है एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मेन 2 ही ईयर है, कैलेंडर ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर इज बेसिकली फ्रॉम जैन टू दिसंबर, जनवरी फरवरी दिसंबर, हाँ खत्म कर दिया मैंने। और दूसरा जो होता है अकाउंटिंग ईयर, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। मतलब अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ तो मार्च 2018 को खत्म होता है। दैट इज पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। इसलिए अकाउंट्स में देखो, अगर 12 महीने का एंट्री करना है, समझो तुम लोगों ने 10 मंथ्स का रेंट पे किया, तो भी तुम 2 महीने का रेंट रिकॉर्ड करते हो एज आउटस्टैंडिंग। 15 मंथ्स का रेंट पे किया तो 3 महीने का प्रीपेड माइनस करते हो। क्यों? बिकॉज 12 महीने का अकाउंटिंग होना चाहिए। कोई डाउट? ठीक है, देखो अपना एंटिटी हो गया, बिजनेस और मैन दोनों अलग है। मनी मेजरमेंट माल है तो ताल है। पीरियोडिक 12 महीने का अकाउंटिंग होना चाहिए। फिर आते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है, उसका इंग्लिश थोड़ा सा अजीब है, ध्यान से सुनना। इनकम आर टू बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड। देखो जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, अर्न्ड, इनकर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनकम शुड बी अर्न, एक्सपेंसेस शुड बी इनकर्ड। मतलब अक्रूवल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का एक ऐसा पार्ट है जो आउटस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। मतलब तुमने अगर वो खर्चा किया, देखो पेमेंट का बात नहीं चल रहा है, अगर समझो तुम्हारे से वो खर्चा हुआ है, अकाउंट्स बोलता है एंट्री कर। सर ऐसा कैसा हो सकता है कि हम पहला खर्चा करेंगे फिर हम पेमेंट के बारे में सोचेंगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल, तुम रेस्टोरेंट में गए, हाँ प्रिया का बर्थडे है ना 2 महीने बाद, तो हम सब रेस्टोरेंट में गए, तो हम पहले बिल भरेंगे या पहला ठूसेंगे? आई मीन टू से पहले खाएंगे? यस डेफिनेटली। तो जब हम लोग पहले खा के हो गया, तो कैन आई से दैट खाने के बाद हम बिल पे करेंगे? बट जब हम लोग खा रहे हैं, हम लोग ने जब ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दे दिया तो अकाउंट्स बोलता है जैसे ही तुम लोग ने ऑर्डर दे दिया तुम्हारे पास टेबल में आ गया, जितने भी अमाउंट का तुम्हारा टेबल में आया है, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सर व्हाट अबाउट बिल? वो प्रिया भरेगी ना सर, अगर नहीं भरा तो बर्तन वर्तन वही धोने वाले, अपने को क्या टेंशन है उसमें? अपन को तो पार्टी करने का है, बस निकल जाने का है। ओके ना प्रिया? अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझा कि पहला तुमको अक्कर करना है, एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है और इनकम अर्न होता है। अच्छा नहीं, अच्छा ओके ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा मैचिंग कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ाऊंगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे आता है। देखो मुझे पता है मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने स्किप किया है, वो मैं एक साथ पढ़ा दूंगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा गोइंग कंसर्न, कंसर्न मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, गोइंग गोइंग मतलब चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। इट्स लाइक कि तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम स्टार्टिंग में अजम्पशंस क्या करोगे कि भाई आज मेरे को बिजनेस करना है, 2-3 दिन करेंगे, मजा करेंगे, फिर खत्म। ऐसा सोच कोई नहीं रखता है।
सोच हमेशा कोई भी क्या रखेगा कि मैं अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो वो एंड तक चलना चाहिए। सर एंड तक मतलब कब तक? जब तक है जान। तो बताएगा ये जो मैंने बोला जब तक है जान, किस में होनी चाहिए जान? सर जान की याद मत दिलाओ। बिजनेस, ओके। सैवियो प्रोपराइटर टपका तो भी चलेगा रे। सैवियो को पहले ही एग्जांपल नहीं समझा। मैन और बिजनेस दोनों अलग है। ठीक है। सैवियो बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ रिलायंस। फाउंडर ऊपर बैठा है। ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बिजनेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कब तक चलेगा? जब तक है जान। एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में से एक पार्ट है ये अजम्पशन हमेशा रखना ही है। ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूस है बट बिजनेस में जान होनी चाहिए, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट होते जाएगा तो अपना बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। हाँ, लॉस होने पे कोई तुरंत बंद नहीं करता। कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है तब बंद करने का सोचते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सपोज मैं एक पेन प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। खाली स्क्रीन पे देख देख के थोड़ा पकड़े। ठीक है। देखो मैं अभी एक पेन बना रहा हूं। ठीक है, ये पेन है, ये ढक्कन है, ओके। ये पेन, एक पेन 10 रुपए का मेरा कॉस्टिंग है, जिसको हम लोग कुछ बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब मेरे को इसको है ना बेचने का है, तो मैं 12 रुपए में बेचूंगा। ये मेरा सेलिंग प्राइस है। 2 रुपए का इज नथिंग बट व्हाट? प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना। पेन में प्रोड्यूस करता, मैन्युफैक्चर करता, ये एक पेन का मतलब एक पेन का 10 रुपए, ऐसे मैंने टोटल 100 पेन प्रोड्यूस किया। तो मेरे को रुपीस बताओ, मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 पेन का? सॉरी, 1000। वहीं पे अगर मैं बेचूंगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? और प्रॉफिट एलिमेंट विल बी 2000। बराबर ना? प्रॉफिट 200 कैसे होगा मानो? 2000 यार। ठीक है, सब मानो के सपोर्ट में, ठीक है। 200 का प्रॉफिट होगा, मतलब वो तो क्लियर है कि इन दोनों का डिफरेंस इज प्रॉफिट, ओके। अब मुझे ये डिस्कस नहीं करना था, मुझे डिस्कस करना था कि मैंने पेन प्रोड्यूस किया। अच्छा, प्रोड्यूस करने के बाद मेरा टारगेट है बेचने का। तो मैं बेचने के लिए निकाला, पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो, बट कोई आ ही नहीं रहा है खरीदने के लिए। तो पेन was unsold. If it is unsold, it is known as stock. And if it is known as stock, can I say that it is a closing stock which has to be recorded in balance sheet? सब 12th पास है। सर हाँ, हमको बैलेंस शीट का ये क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो इफ इट इज अनसोल्ड तो मेरे स्टॉक में एंट्री कितना होना चाहिए? तुम्हारे पास 3 फिगर्स है। कुसुम, आर यू श्योर? शाबाश शाबाश, एकदम परफेक्ट है। तुमने 1000 मतलब कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया है, मतलब सीन ऐसा है। कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया है इसका मतलब विच एवर इज लेस सैवियो। तो पागल हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है सच्ची में। सैवियो, दैट वाज कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, बेटा दिस इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में डिफरेंस होता है। ठीक है। ज्यादा 12th स्टैंडर्ड में चला गया, कंट्रोल योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, ओके। तो तुम लोग ने स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया, बिकॉज स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्ड कॉस्ट प्राइस। व्हाई इट इज रिकॉर्डेड कॉस्ट प्राइस? अकॉर्डिंग टू
मैं बोला था ना, मैं उसको बाद में डिस्कस करेगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट एकदम खत्म, सिंपल। वहीं पे अब अगर हम लोग आगे बढ़ते, सपोज उसने वो पेन पूरा सेल कर दिया। अच्छा, सेल किया तो कहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए? स्टॉक में रिकॉर्ड होना चाहिए, सेल्स में रिकॉर्ड होना चाहिए? इतना तो आता रहेगा तुम लोगों को, डेफिनेटली मैं ही आंसर देता हूँ। सेल्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। यस डेफिनेटली। तो सेल्स में रिकॉर्ड होगा तो अमाउंट कितना आएगा? अरे बोलो। 1000। शाबाश हर्षा। शेट्टी, आपको लगता है आपने राइट आंसर दिया है? हाँ। मतलब समझो, आपने अगर इडली का बिजनेस स्टार्ट किया, आपको एक इडली बनाने को 10 रुपए लगता है, ये आपका खर्चा है, तो आप इडली 10 रुपए में बेचोगे ना? हाँ बरोबर है, 200 रुपए का प्रॉफिट। आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिंग प्राइस, सेल्स। अभय शंकर, विल डिस्कस लेटर। साइड में रखना, उसको बीच में मत डाल। यस शेट्टी, 10 रुपए का इडली है। 10 रुपए का इडली है, तो बेचेगी कितने में? 12 में बेचेगी। तो बेचेगी मतलब इंग्लिश में उसको सेल्स बोलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरा सेल 12 का हो गया। ओके ओके ठीक है। तो जब मैं सेल करता, whenever the products are sold, it is always recorded at selling price. हाँ, अभय शंकर, आपने एक डाउट पूछा था। What is historical cost? Historical cost means the original cost which is paid at the time of purchase. Basically, fixed assets जो होते हैं, it is always recorded at historical cost. ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिल्डिंग खरीदा 10 लाख में, तो मेरे बैलेंस शीट में वो हमेशा 10 लाख दिखेगा। नो डाउट हर साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होते जाएगा। बट कोई पूछेगा बिल्डिंग का ओरिजिनल वैल्यू क्या, तो 10 लाख वाज द ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है अभय शंकर? ओके बेटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड कॉस्ट प्राइस, अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड सेलिंग प्राइस। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि व्हेन द प्रोडक्ट्स आर अनसोल्ड इट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, इफ इट इज सोल्ड इट इज रिकॉर्डेड एट रियलाइजेशन वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट। इट इज नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यू विल गेट प्रॉफिट। और अपना अकाउंट्स में यही तो अपने को ढूंढने का रहता है कि प्रॉफिट कितना है, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। विदाउट। ठीक है, देखो मैंने ऊपर का मैचिंग जो छोड़ दिया था वो कॉस्ट और रियलाइजेशन के साथ कंप्लीट किया। Matching concept is nothing but the profit which we earn. We can say that it is a difference of cost price and selling price. The profit, whenever it is recorded, we have to use a matching cost concept. It's like वो कॉन्सेप्ट कब यूज होगा? जब हम लोग सेल करेंगे। जब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज होगा तो मैचिंग कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आएगा। टीचर, ठीक है, देखो इसके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स भी होंगे। जब हम लोग एकदम अपना इधर नीचे जाएंगे ना, तब हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स भी, हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मतलब। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के लिए मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है asset is equal to two liabilities. Sir, what is two liabilities? Capital plus liability.
सर ये अलग अलग क्यों, क्या है? ये दोनों तो एक ही तो होता है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्या है ये? अच्छा, जब मैं ये लाइबिलिटी का बात कर रहा आई एम टॉकिंग अबाउट आउटसाइडर्स, मतलब जो बाहर के लाइबिलिटी। अच्छा तो सर ये कैपिटल भी तो लाइबिलिटी बराबर है, बट ये लाइबिलिटी ओनर का है। असेट में ऐसा कोई कैटेगरीज नहीं है, मतलब कोई पूछेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, असेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर कोई नोटिस करेगा ना, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट बैलेंस शीट ओनली। को पता है बैलेंस शीट हमेशा टैली होता है। टैली क्यों होता है? बिकॉज दोनों सेम ही तो रहता है, असेट का टोटल और टोटल लाइबिलिटीज का टोटल सेम होता है। अब इसमें ना, सच्ची बताओ थियरी क्या है, इंक्रीज इन असेट रिलेट्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। जब मैं खाली लाइबिलिटी बोल रहा हूं तो दोनों का बात कर रहा हूं। डिक्रीज इन असेट लीड्स टू डिक्रीज इन लायबिलिटीज, मतलब इनका और इनका एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। बट बट इसके ऊपर छोटे छोटे सम्स आ सकते हैं। मैं एग्जांपल में सॉल्व कर रहा हूँ। असेट बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा। अच्छा, लायबिलिटी मतलब कौन सा लायबिलिटी बढ़ेगा वो श्योर नहीं है। आइदर इट कैन बी आउटसाइडर लायबिलिटी और आइदर इट कैन बी ओनर्स कैपिटल। दोनों में से कुछ ना कुछ तो एक कंफर्म बढ़ेगा, बट एक याद ना, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। दोनों एक दूसरे के लिए है। द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कट आउट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझेगा, बिकॉज उसके बगैर वो समझने जैसा टॉपिक है ही नहीं। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म पे आते हैं। अच्छा, कोई बता सकते हैं कंजर्व मतलब क्या? सेव करना, टू सेव, बचा के रखना। यस डेफिनेटली। अच्छा, हम अगर पैसा बचा के रखते हैं तो हम पैसा क्यों बचाते हैं, किस लिए बचाते हैं? मतलब यार मेरा ही पैसा है, काय को बचाने का? फ्यूचर के लिए डेफिनेटली यस, दैट इज कंजर्वेटिज्म। मतलब फ्यूचर में कुछ हैवी लॉसेस अगर होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो फ्यूचर लॉसेस को कैसे सपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म। रिजर्व करके रखना फ्यूचर के लिए। ठीक है, तुम लोग ने आंसर दे दिया। कंजर्वेटिज्म मतलब एनी फ्यूचर लॉसेस अगर तुमको पता है तो अभी रिकॉर्ड कर दो। मतलब तो क्या होगा कि अभी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, या फिर फ्यूचर में शायद लॉस होगा तो अभी से हम लोग थोड़ा सा पैसा रिजर्व करके रखते हैं। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? यस, ऑफिशियली यू कैन डू इट बाय नेम ऑफ जनरल रिजर्व या स्पेशल रिजर्व। यू कैन क्रिएट प्रोविजंस। यस, परफेक्ट सेवियर, प्रोविजंस करके रख सकते हैं। दैट इज कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। व्हाट डू मीन बाय कंसिस्टेंसी? इन सिंपल इंग्लिश में पूछ रहा हूं, इंग्लिश वाला एक्सप्लेनेशन, अकाउंट्स में बाद में आएंगे। कंसिस्टेंसी बोले तो यस प्रिया,
कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, कंटिन्यूटी, रेगुलर। अच्छा, कंसिस्टेंसी जो तुम लोग ने एग्जांपल मतलब जो तुम लोग ने लिखा ना एकदम परफेक्ट लिखा है. इट शुड बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लाइक फॉर एग्जांपल, अभी सब लोग 12th तो पास हो तो मैं अभी उसमें तो इतना कुछ ये नहीं करूंगा, बट मैं एक चीज पूछूंगा. डेप्रिसिएशन के ना दो मेथड होते हैं. एक होता है WDV, 11th स्टैंडर्ड में था. WDV होता है. दूसरा होता है SLM मेथड. सर हमको नहीं पता तो ये नाम सुन लो. ऐसे दो दो मेथड होते हैं, SLM मेथड एंड WDV मेथड. SLM का दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. अरे वाह, स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या बात है, आपने फुल फॉर्म बता दिया. SLM का दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ऐसे अलग अलग नाम है. WDV का दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. अच्छा, ऐसे दो मेथड है. क्या हम दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं क्या? एक ही कंपनी, एक कंपनी है, चलिए इस साल WDV से ले ले, नेक्स्ट ईयर स्ट्रेट लाइन से ले ले, ऐसा कर सकते हैं क्या? दीक्षा पक्का? हितेन हाँ बोल रहा है. ओके चलो, सब लोग ना ही बोल रहे तो फिर मैं भी काय को वेट करूं. एकदम परफेक्ट है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता. वंस द मेथड इज अडॉप्टेड यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड. सर कब तक? JTHJ. ओम मानव कुछ टाइप कर रहे हैं, जब तक है जान. अरे वाह, ओम को भी पता चल गया. डेफिनेटली, मतलब जो भी तुम लोग मेथड अडॉप्ट करते हो ना, वो लाइफ टाइम के लिए सेम मेथड होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी. और स्टार्टिंग में ही, हाँ अभयशंकर मैं क्लियर करता हूँ, और स्टार्टिंग में ही तुम लोग ने अगर समझो कोई मेथड ले लिया है तो सोच समझ के मेथड लिया रहेगा तुम लोग. ठीक है, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल तुमको पता है कि WDV मेथड इज द बेस्ट मेथड, यू हैव टू गो विद WDV मेथड. यस यू कैन, but it's the choice of the company. Company बोलता है sir we have to follow SLM method. Yes, it's your choice. But once the method is adopted, see to it that that method should be continued for the long period of time. मतलब जब तक है कंपनी में जान. That's it. अब दो बच्चों का डाउट है कि सर चेंज करना होगा तो यस यू कैन चेंज. सिंपल सा लॉजिक यार. कंपनी है, कंपनी ने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि सपोज कंपनी ने डिसाइड किया WDV मेथड से करेंगे. 5 साल के बाद बोलता है अरे कंटाल आ गया, चल अभी एक काम करते हैं SLM से कर सकते हैं. यस यू कैन चेंज, बट दैट चेंजेस मस्ट बी डिस्क्लोज. मस्ट बी डिस्क्लोज मतलब जिस ईयर में तुमने मेथड को चेंज किया उस ईयर में तुमको बैलेंस शीट के नीचे एक नोट लिखना पड़ेगा कि इस साल हमने ये मेथड चेंज किया है और क्यों चेंज किया उसका रीजन भी देने का है. सिंपल सा, तुम्हारा कंपनी है, तुम्हारा चॉइस है, यू कैन डू इट, बट अवॉइड करना है. सैवियो अभयशंकर क्लियर है? ओके. यस, बट कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अकाउंटिंग मेथड जो सिलेक्ट होता है पहले तो वो अकाउंटेंट करता है उस कंपनी का, और वो अकाउंटेंट जब करता है सोच समझ के वो सिलेक्ट करता है. उसको पता है. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को पूछेगा सर आप बताओ डेप्रिसिएशन में विच इज द बेस्ट मेथड, तो मैं बोलूंगा WDV मेथड. दैट इज द एक्चुअल मेथड जहां पे डेप्रिसिएशन प्रॉपरली चार्ज होता है. ठीक है, दिस इज कंसिस्टेंसी. एंड लास्ट मटेरियलिटी. ये तो हो गया पढ़ा के मेरा. सर क्या चीटिंग कर, आपने नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, बता तो क्या है. एनी मटेरियल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर उस कंपनी में उस साल होता है यू हैव टू डिस्क्लोज अंडर द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के नीचे. दैट इज मटेरियलिटी. लाइक मेथड चेंज किया, चल डिस्क्लोज कर. दैट इज कॉल्ड एज मटेरियलिटी.
This is the basic concepts, principles, conventions, basic accounting rules. Huh? Entity, money measurement, periodic, accrual, matching, going concern, cost, realization, dual aspect, conservatism, consistency and materiality. अब तुमको बता दो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस देखो 3 है ये याद रखना आता है ये थियरी में आता है या ऑब्जेक्टिव्स में आता है कहीं तो आता है ये कंफर्म आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस 3 ही है गोइंग कंसर्न है अक्रूवल है और कंसिस्टेंसी और कुछ नहीं ये एंटिटी कॉन्सेप्ट देखो ड्राइंग्स को उन लोग ने माइनस किया यस डेफिनेटली माइनस ही करेंगे मनी मेजरमेंट मनी है तो रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पे है टोटल सेल्स 50 लाख प्लस 71 लाख 121 लाख मनी मेजरमेंट अच्छा एक चीज बता दूं वी आर इंडियन कंपनी मतलब हम लोग हमेशा अजम्पशन करते कि वी आर इंडियंस अजम्पशन नहीं करने का अपन इंडियंस ही है तो वी आर इंडियन कंपनी तो इंडियन कंपनी जो रिकॉर्ड करता है वो हमेशा बापू के बेसिस पे रिकॉर्ड करता है सर बापू बोले तो बापू बापू मनी मेजरमेंट का बात चल रहा है पैसा वाह कुसुम रुपीज या प्रिया ये परफेक्ट है कुसुम आपका भी गलत नहीं है बट पैसा बोलना गलत हो जाएगा इंडियन रुपीज ओके आजकल ऋषभ फुल एकदम फॉर्म में है INR ओके ठीक है इंडियन रुपीज में रिकॉर्ड करना पड़ता अब सीन ऐसा है कि समझो किसी फॉरेन कंट्री से हम लोग ने कुछ डील किया दैट इज हम लोग ने कोई इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया व्हाटएवर तो उन लोग थोड़ी बापू में रिकॉर्ड करते हैं वहां पे तो अपना अलग अलग लोग चलता है तो इन सिंपल वर्ड वहां पे डॉलर्स यूरोस ये सब चलता है तो लोग बापू को तो कोई भाव देते नहीं है तो सपोज हमको उनसे पैसा लेना तो वो तो डॉलर्स में देंगे तो क्या मैं मेरे बुक में डॉलर्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या Yes, definitely. I have to convert that dollars, euros into rupees. Then only I can record that particular amount. ठीक है? That is money measurement. Periodic concept अपना 12 महीने का accounting. Accrual वही earned and incurred. मैचिंग कॉन्सेप्ट देखो प्रॉफिट पे फोकस करता है मतलब उस चीज का इनकम उसी चीज से आना चाहिए कल देखते हैं एग्जांपल क्या है कहां से स्टार्ट हो रहा है मिस्टर पी के started cloth business he purchased 10,000 pieces of garments at the rate rupees 100 per piece 10,000 खरीदा sold 8,000 pieces at the rate 150 during accounting period. He paid shop rate 3,000 per month for 11 months, paid 8,000 to supplier of garments and received 10 lakh from customer. Let us see how accrual and periodic concepts operate. According to periodic concept, you have to record all 12 months transaction. मतलब जैन से लेकर दिसंबर तक का पूरा रिकॉर्डिंग होगा पूरा मतलब 12 का 12 महीने का अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट measures revenue of rupees 12 lakh मतलब ब्रैकेट में दिया हम लोग ने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं अपने को 8,000 into 150 जिसमें से हमको टोटल कैश 10,000 मिला मतलब सॉरी 10 lakhs मिला सॉरी 10 lakh मिला 2 lakh आउटस्टैंडिंग है बट देन टू अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड पूरा 12 lakh एक्सपेंसेस शॉप रेंट का हम 12 महीने का लेंगे अगर तुमको याद है तो सिर्फ 11 महीने का रेंट पेड है मतलब 33,000 पेड है बट हम रिकॉर्ड करेंगे 36,000 ठीक है फिर आगे बढ़ते मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट
ठीक है, तो 10 लाख का एक्सपेंस हुआ है परचेस करने के लिए, 10,000 क्वांटिटी परचेस किया था, और 1,64,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। सर 1,64,000 का प्रॉफिट कैसे आएगा? देखो ब्रैकेट में दिया है, 12 लाख का तुम्हारा सेल्स हुआ था, 10 लाख का परचेस हुआ था, शॉप रेंट 36,000। ये अपना नॉर्मल अपन ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में जो करते हैं ना वही है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। बट सॉरी, अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, अगर मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूं तो वो क्या बोलता है? देखो इधर है, रेवेन्यू 12 लाख, 12 लाख कैसे आया? 8,000 इंटू 150। एक्सपेंसेस देख लो, मर्चेंटाइज 8,000 है, बता सकते हो ये 8,000 कैसे आया? सॉरी 8 लाख, मैं भी 8,000 बोला, सॉरी 8 लाख कैसे आया? ये वाला सप्लायर को पे किया था, यस परफेक्ट, सप्लायर को पे किया था, बट सप्लायर को हम लोगों ने 10,000 का पे किया था। बट जब हम लोग मैचिंग का बात करेंगे ना, तो जितना एक्चुअल है, मतलब 8,000 प्रोडक्ट सेल किया, तो पूरा हिसाब किताब 8,000 क्वांटिटी का ही होगा। मतलब सेल किया 8,000 यूनिट, तो 8,000 इंटू 150, 12 लाख। फिर जब हम लोग पेमेंट किया तो 8,000 इंटू 100, दैट इज 8 लाख। शॉप रेंट ये अपने को पूरा लेना पड़ेगा, वो तो पूरा 12 महीने का ही है, उसमें कोई क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं। हाँ वो क्वांटिटी से रिलेटेड होगा तो हम लोग रिकॉर्ड कर देते। फिर 8,36 का टोटल एक्सपेंस है, एंड माई प्रॉफिट विल बी 3,64,000। इसमें से इन्वेंट्री 2 लाख का, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक जो बच गया, अनसोल्ड प्रोडक्ट, और ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख का। सर ये 2 लाख कैसे है? 12 लाख का सेल था, 10 लाख पैसा मुझे कस्टमर ने दे दिया, 2 लाख रुपए रिकॉर्ड हो गया। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब तुम मुझे बताओ, कैश का भी बैलेंस दे दिया उन लोग ने, 10 लाख का कैश था और 8,33,000 का पेमेंट किया मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और ट्रेड पेएबल में देखो जरा 2 लाख रुपीस दिखा रहे हैं। मेरा डाउट ऐसा है कि तुम बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बिजनेस के लिए। हमको अजम्पशंस करना है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट अजम्पशंस में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जब हम अकाउंटिंग करते तब। क्या हुआ, सबकी बोलती बंद हो गई? डाउट है तो भी पूछ सकते हो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैचिंग में 8,000 बेचा था, तो 8,000 का ही खर्चा लिया, और जो भी बचा हुआ 2,000 था उसको स्टॉक में डाल दिया, 2,000 का सप्लायर का जो था वो गुड्स क्रेडिटर्स में डाल दिया ट्रेड पेएबल में, और 2 लाख रुपए जो हमको कस्टमर से नहीं मिले वो डेटर्स में डाल दिया ट्रेड रिसीवेबल में। तो मेरा डाउट अभी ये है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करना है या नहीं करना है अकाउंटिंग में।